Hello everyone, most welcome in my channel. Today we will discuss about the 12th class chapter 1. The name is reproduction. ठीक है, reproduction के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. reproduction क्या होता है, how many types of reproduction is present in this world. तो reproduction क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं. पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि what do you mean by reproduction. reproduction को सिंपल फॉर्म में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजिकल फॉर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस. इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है. उसको डिफाइन किया जा सकता है कैसे, एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. यानी वास्तव में रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी एक जीव हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यानी कि जन्म देता है. किसको जन्म देता है? टू यंग वंस, यानी अपने बच्चों को जन्म देता है, अपने छोटे बच्चों को जन्म देता है. यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग वर्ड आता है संतानों के लिए. ठीक है, यानी अपनी संतानों को जन्म देता है. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, अपनी संतानों को, अपने ऑफ स्प्रिंग को गिव राइस यानी आगे बढ़ाएगा, उनको जन्म देता है. ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्शन का एक कह सकते हैं डेफिनेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब बात ये आती है कि रिप्रोडक्शन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, कि रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है. ठीक है, अब आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए किसी पौधे पर, यानी अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, उस पर अगर कोई भी फ्रूट जो है वो निकलता है, कोई भी फ्रूट हम उसको तोड़कर खा लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद अगर उसमें वो सीड नहीं होगा, ठीक है, और सीड को अगर हम फील्ड में फिर से लगाएंगे नहीं, सोइंग नहीं करेंगे, उसको बोएंगे नहीं, उसके बाद अगर मान लीजिए कि उससे नया पौधा फिर से नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हम वास्तव में जीवित रह पाएंगे? नहीं रह सकते ना. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूशन बना रहे. अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे जो दादा दादी थे, ठीक है, उनके ऑफस्प्रिंग्स कौन थे? हमारे पेरेंट्स थे, और हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं, और जो हमारे बच्चे होंगे वो किसके होंगे? हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे. तो अगर मान लीजिए कि ये प्रोसेस रुक गया, ठीक है, अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो क्या कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ रहेगा? यानी कि लाइफ में कोई कॉन्टिन्यूटी रहेगी, कोई निरंतरता रहेगी? ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं. यानी कि एक तरीके से एक पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो प्लांट्स रहेंगे ना एनिमल्स रहेंगे. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़. स्पीसीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक जाति है, कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, जैसे एक डॉग है, ठीक है, उसके बच्चे डॉग की फॉर्म में ही होंगे. ठीक है, डॉग जो है वो कैट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ऐसा होता है ना कि अमरूद के पेड़ पे आम नहीं लग सकता. ठीक है, वो एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, वो एक आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं, वो अलग है. लेकिन अगर हम नेचुरल फॉर्म में बात करें तो जो अमरूद का पेड़ है उस पर आम नहीं उग सकता. क्यों? क्योंकि अमरूद का जो सीड है, जो गुआवा सीड है, वो गुआवा ही बनाएगा आगे चल के. यानी कि रिप्रोडक्शन कैन हेल्प इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. अपनी ही जाति की कॉन्टिन्यूटी के लिए वो क्या कर रहा है? वो रिप्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, कोई भी प्लांट होता है या एनिमल होता है, वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है? जिससे कॉन्टिन्यूशन बना रहे. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी. तो ये हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन. अब बात ये उठती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, कि कितने टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स का होता है. आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9, 10th और 10th में अब ये आ गया है, तो थोड़ा सा आपको 9, 10th में भी आपका पढ़ा हुआ है ही थोड़ा बहुत. तो इतना तो आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन दो 2 टाइप्स होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलिए मैं आपको डिफरेंस अभी बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है जानने वाली वो ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, रिप्रोडक्शन में वास्तव में अगर प्रोडक्शन के आगे री लगा देते हैं तो रिप्रोडक्शन बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए री का मतलब क्या हुआ, रिपीट, ठीक है। जैसे अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे शुगर केन होता है, ठीक है। शुगर केन से क्या बनाई जाती है, चीनी यानी शुगर बनाई जाती है। शुगर केन से फैक्ट्रीज़ में शुगर यानी चीनी बनाई जाती है, उसके बाद उसको पैक करके डिलीवर कर दिया जाता है। तो शुगर केन से शुगर बन रही है, ये ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है शुगर का, लेकिन क्या शुगर से फिर से शुगर केन बन सकती है? क्या ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। शुगर केन से शुगर बनती है, लेकिन शुगर से फिर से शुगर केन नहीं बन सकता, गन्ना नहीं बन सकता। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में चलने वाला प्रोसेस है प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है और उसके बाद वो प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, पहले बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, मतलब पहले बर्थ होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, वो और बढ़ेगा, उसकी बॉडी का जो है डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, और उसके बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डेथ यानी कि मर जाएगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और डेथ के बाद में फिर बर्थ होगा, यानी जो एक पीढ़ी में, एक जनरेशन में जो ये चल रहा था, पहले बर्थ हुई फिर ग्रोथ हुई, उसी जनरेशन ने फिर से क्या किया, फिर से एक बर्थ दे दी, यानी एक नया अपना ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, नई संतान बना दी, और वो उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तभी तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ बनती है ना। इतने सारे लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, इसी साइकिल की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये साइकिल होता है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट की वजह से री लगा है। और आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड में चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो बार बार रिपीट होता है, रिसाइकलिंग होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए री का यूज़ किया गया है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बताती हूँ आपको। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर। तो रिप्रोडक्शन हैज़ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction in which two parents और opposite sex are involved, ठीक है। यानी कि अगर दो opposite sex जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी मेल और फीमेल, दो तरीके के गैमेट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी जगह क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल, यानी ओनली वन पेरेंट इज वर्किंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। केवल एक पेरेंट ही काम करेगा और उसके बाद रिप्रोड्यूस हो जाएंगी, उसकी संतानें हो जाएंगी, उसके ऑफ स्प्रिंग जो हैं हो जाएंगे। जैसे किस तरह से मैं आपको बताती हूँ, जैसे अमीबा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो आपको पता ही होगा। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये अमीबा जो है क्या करेगा, टू अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दो से ये अमीबा जो है वो दो में डिवाइड हो गया, टू टाइप्स, ठीक है। तो इसमें जो है सेल डिवीज़न हुआ और ये दो अमीबा में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए ये दो भी आपस में फिर से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये दो में डिवाइड होंगे, तो इस तरह से देखा जाए कि एक से दो, ठीक है, वन अमीबा फॉर्म टू अमीबी, ठीक है। तो यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो इस तरह से लगातार डिवाइडेशन होता रहता है और अमीबा लगातार डिवाइड होता रहता है। यानी कि अमीबा जो है वो वास्तव में क्या कर रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी ऐसा हो रहा है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी अलग अलग पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बार बार, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वाइनरी फिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाइनरी फिशन। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यानी कि वाइनरी फिशन वास्तव में किस में मिलता है, अमीबा में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन इज प्रेजेंट इन, तो हम क्या बोलेंगे, अमीबा, ठीक है। क्योंकि अमीबा ही एक
हालांकि और भी एनिमल्स होते हैं जिनमें बाइनरी फिशन होता है, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा है, क्योंकि अमीबा को आप आराम से इसका डायग्राम भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सबका जाना पहचाना है अमीबा, आप पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है। तो इसलिए अमीबा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया बाइनरी फिशन का। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही अमीबा है, इसमें कोई मेल फीमेल का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मेल गैमेट होना चाहिए या फीमेल गैमेट, दोनों काम करने चाहिए। एक ही अमीबा है, उसी से एक नए अमीबा बन रहे हैं, तो इसका मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें सेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जहाँ पर सेक्स प्रेजेंट नहीं हो, जहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो बल्कि ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। उसके बाद सेकंड इज बडिंग, ठीक है। सेकंड क्या है, बडिंग। अब बडिंग किस में होती है, किस एनिमल में होती है? आपने एक नाम सुना होगा, सिलेंट्रेटा फाइलम का एक एनिमल है, 9th क्लास में आपने फाइलम तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रही हूँ बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि अमीबा बडिंग जो है, बडिंग कैसे हो रही है, जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रा में एक बड निकल आएगी, बिल्कुल हाइड्रा जैसी ही बड होती है, ठीक है। तो ये बड निकलनी शुरू होगी और एक नया हाइड्रा बन जाएगा और ये टूटकर अलग हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और उसके बाद एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो बडिंग है, ठीक है, कि एक पार्ट टूटकर अलग हो जाना, तो मतलब एक पहले तो एक प्रोसेस बनेगा, एक उभार टाइप का बनेगा, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियली इट इज़ अटैच विद पेरेंट सेल, यानी शुरू में तो ये पेरेंट सेल से ही अटैच होता है, लेकिन बाद में अलग होकर के नया जो है ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया अमीबा। इसी तरीके से जो ईस्ट होता है उसमें भी बडिंग ही होती है, ठीक है। तो आपका अगर बडिंग का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो गया, ईस्ट और हाइड्रा। जबकि अगर आपसे बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो होगा अमीबा, और साथ में पैरामीशियम भी हो सकता है, ठीक है। पैरामीशियम अमीबा दोनों में ही बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में आप जानते होंगे, प्रोटोजोअन है, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। आप बुक खोल कर जरूर बैठिए, आपकी बुक में ये सारे दे रखे हैं, तो आपको अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक्स से पढ़ने में ये रहता है कि आपको बुक भी समझ में आती, जिससे कभी भी अगर आपको पढ़ना होता तो बुक खोलकर आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ ये है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो वास्तव में एक एल्गी होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, ये सब आप जो है पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी 9th क्लास का जो आपका चैप्टर है, ठीक है। तो एल्गी जो है वो ये ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास वास्तव में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास में देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है, देखिए ये क्लेमाइडोमोनास ये एनिमल है, सॉरी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जूस्पोर्स बनने लगते हैं, यानी ये डिवाइड होते हैं अंदर और ये जूस्पोर्स बनने लगते हैं, ठीक है। और वास्तव में फिर ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, और ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये हर कोई जूस्पोर, यानी कि ये वाला जूस्पोर, ये जूस्पोर, ये सारे जूस्पोर अलग अलग होकर के एक नया क्लेमाइडोमोनास बना रहे हैं। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किससे हो रहा है, बाई द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, ठीक है। तो जूस्पोर के डिवाइड होने से, जूस्पोर के फॉर्मेशन से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। बस आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वाई जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जूस्पोर्स इज वाई इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है, देखिए आप ध्यान रखिए, ये ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी है, और ये पेनिसिलियम क्या है, वास्तव में फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम का नाम तो आपने वैसे भी बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि जीके का क्वेश्चन इससे बनता है, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम क्या एक एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबायोटिक होते हुए ये वास्तव में एक फंगस होता है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी पेनिसिलियम से पेनिसिलिन
एंटीबायोटिक बनाया जाता है। और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन जो है वो निकाली थी। अब देखिए, जो पेनिसिलियम होता है ये एक फंगस है, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पेनिसिलियम का पूरा एक मैंने बनाया है पूरा एक डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, कॉनिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये क्या है, कॉनिडियोस्पोर्स हैं। ये जो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहे हैं, ये कॉनिडियोस्पोर्स हैं। तो ये जो कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं, जब ये रैप्चर होता है, कॉनिडियोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हर कॉनिडियोस्पोर वास्तव में पेनिसिलियम का एक नया प्लांट यानी कि नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नया पेनिसिलियम बना देता है। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वास्तव में वो किससे हो रहा है, कॉनिडियोस्पोर से हो रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन पेनिसिलियम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉज्ड बाय कॉनिडियोस्पोर एंड क्लेमाइडोमोनास बाय जूस्पोर्स, हाइड्रा बाय बडिंग। ठीक है, ईस्ट, अगर ईस्ट की बात करी जाए, खमीर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, ईस्ट, यानी ईस्ट में किससे होगा, उसमें भी बडिंग से होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, एक नया एनिमल जिसको बोलते हैं स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा फाइलम जो है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में, पोरीफेरा फाइलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, छेद होते हैं जिससे जो है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, जैसे स्पॉन्जिला हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, ये सारे स्पॉन्जेज होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक शेल होता है इनकी बॉडी पर, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, इनकी बॉडी में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जेम्यूल इस टाइप के होते हैं, और ये आगे चल के यही जेम्यूल जो है वो नया स्पॉन्ज बना लेते हैं, यानी नया एनिमल बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पॉन्जेज में, वो किससे हो रहा है, जेम्यूल से हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि स्पॉन्जेज में किससे होता है, तो जेम्यूल से होता है। हाइड्रा में किससे होता है, बडिंग से। ईस्ट में किससे होता है, बडिंग से। अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिशन से। अगर बात करी जाए क्लेमाइडोमोनास, एल्गी में यानी जूस्पोर से हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पेनिसिलियम की बात की जाए तो कॉनिडियोस्पोर से हो रहा है। और इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप पोटैटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिंजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, पोटैटो जो है, अगर पोटैटो एक्चुअली स्टेम क्यों है, बात ये आती है कि वो फ्रूट में क्यों नहीं आता, या फिर वो रूट में क्यों नहीं आता, रूट की फॉर्म में क्यों नहीं माना जाता। वास्तव में पोटैटो जो है वो एक स्टेम है। स्टेम इसलिए है क्योंकि उस पर नोट्स या इंटरनोट्स बनते हैं। अगर आप पोटैटो को कुछ थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन में यानी नमी में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें से छोटी छोटी कलियाँ टाइप की निकल आती हैं, वो वास्तव में नोट्स और इंटरनोट्स होती हैं। और नोट्स और इंटरनोट्स हमेशा स्टेम पर ही निकलते हैं, तने पर ही निकलते हैं, वो कभी भी रूट पर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अब क्या फार्मर क्या करता है, वही जो नोट्स इंटरनोट्स वाले जो प्लेसेस होते हैं, जो पोर्शन होते हैं, उन्हीं को कट करके जो है वो मिट्टी में बो देता है, उसके बाद नया प्लांट निकल आता है। इसी तरीके से अदरक में यानी जिंजर में भी ऐसा ही होता है। तो वास्तव में ये जितने भी हैं, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये सारे वास्तव में क्या है, ये इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये लोग ये करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट से कट करके जो है उसको लगा करके नया प्लांट बन जाता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन में आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी मैंने जनरली आपको बताया है। फिलहाल आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि किस में होता है। फिर नेक्स्ट में कल मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी कि कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे जनरल वे में अगर आप समझे तो इतना समझ लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है कि एक मेल गैमेट है, यानी एक क्या है, मेल गैमेट, और एक क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमेट जो होता है हमारा वो है स्पर्म। ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा। ठीक है, जब इनका फ्यूज़न होता है, इनके न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद फीटस, और फीटस के बाद बेबी। तो इस तरह से ये तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है। तो इसी तरीके से जैसे कि ह्यूमन में होता है उस तरीके से प्लांट्स में भी होता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये अभी तो मैंने सिर्फ आपको जनरली ऐसे ही बताया है, लेकिन इसको अच्छे से समझना है पूरा डिफाइन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो, और कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।